जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और इस क्लास में हम बाल विकास का सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे साथियों। यदि आपका सीटेट का एग्जाम हो या रीट का एग्जाम हो तो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि ये पूरा क्लास नोट्स पर आधारित है जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो चलो स्टार्ट करते हैं साथियों आज का क्लास। बाल विकास का सिद्धांत क्या है ये हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। बाल विकास को समझने से पहले हमें विकास को समझना होगा साथियों कि विकास होता क्या है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यदि हम अपने ऊपर लेके देखें साथियों, विकास मीन्स होता है हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना, यानी कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं या हमारी एज जैसे जैसे बढ़ते जाती है वैसे वैसे हम हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि हम जो सीखते हैं ये भी क्या है, एक प्रकार से विकास ही है। सीखना भी क्या है, एक प्रकार से विकास ही है, जो कि सीखने के माध्यम से ही तो हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं या फिर जो समस्याएं हमारे सामने आती है उनका हम समाधान कर पाते हैं। तो वो किस माध्यम से हो रहा है, हमने कहीं ना कहीं से ज्ञान अर्जित किया है या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से हम जो है विकास कर पाए उन चीजों का जिनका हम सामना कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक विकास ही है। इसके बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत है, उन सभी को मैं बहुत ही अच्छा से आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। आप एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते साथियों समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, समान मीन्स एक जैसे, अनेक पदार्थ या व्यक्ति या फिर परिवर्तन या फिर हम कह सकते हैं व्यवहार, है ना, या फिर जो है अनुकरण करना। खासकर हम यहाँ पे बाल विकास को पढ़ रहे हैं तो समान प्रतिमान यानी कि किसी का देख के हम क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, समान प्रतिमान। इसमें आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक जाति जो है अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का क्या करता है, अनुकरण करता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यदि कोई बच्चा है तो वो अपने माता पिता को देखकर उनका अनुकरण करके सीखता है, यानी कि वो क्या करता है, विकास कर पाता है। वो चाहे लैंग्वेज का हो या फिर व्यवहार का हो या फिर यदि वो खाना सीखता है तो वो क्या हो रहा है, यानी कि अपने जाति के अनुरूप, यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हीं को देख के बालक सीखता है ना, विकास कर पाता है। अब ये नहीं हो सकता है कि यहाँ पे कोई बच्चा है, वो उसके घर पे और भी जानवर है, वो चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, लेकिन उनको देख के उनके जैसा व्यवहार नहीं करेगा। अब ये भी नहीं हो सकता है कि यदि गाय बैल भैंस है और उनके जो बछड़े हैं वो व्यक्ति की तरह व्यवहार करे। यहाँ पे क्या है कि समान जाति के जो हम कह सकते हैं उनके बछड़े या फिर समान जाति जो है अपने जाति के अनुरूप व्यवहार करता है या अपने जाति के अनुरूप उनका अनुकरण करके उनका विकास करता है। इससे आपको ये समझना है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको इसका परिभाषा या मैं ये कह सकता हूं कि इसका अर्थ को जो है अर्थ के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूं कि प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का क्या करता है, अनुकरण करता है। यानी कि प्रत्येक जाति जो है अपने आधार पर, यानी कि उसके जैसे जो दिखते हैं। अब उस टाइम पे बच्चे को ये तो नहीं पता कि ये मेरे जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उनको उसके जो करीबी में होते हैं, उनके पेरेंट्स हो या फिर उनके फैमिली में जो भी सदस्य हो उन्हीं को देख के सीखेगा, है ना। ये क्या कहलाता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसमें कि हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रथम परिवार, है ना, परिवार हो गया या फिर माता या पिता, ठीक है। इनके माध्यम से क्या करता है, बालक सीखता है या विकास कर पाता है। वो चाहे लैंग्वेज का हो या व्यवहार का हो, बहुत सारे अलग अलग विकास होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो विकास से ही मुझे एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया साथियों, आप सभी को बता दो कि विकास वो शब्द है जो कि व्यक्ति के जीवन पर्यंत, यानी कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक इस शब्द का विकास होता है। यानी कि हमारे अंदर विकास होता है, यानी कि हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, है ना? हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो चाहे बचपन हो या आपका किशोर अवस्था हो या बुढ़ापा हो, है ना। यानी कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता है। ये कैसा है, जीवन पर्यंत है। दूसरा बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं साथियों, दूसरा आपको याद रखना है कि ये कैसा है, दिशा, यानी कि बहुदिशात्मक होता है। कैसा होता है, बहुदिशात्मक होता है, यानी कि इसका कोई एक दिशा नहीं होता है कि यदि आपको लिखना आ रहा है तो आपको पढ़ना नहीं आएगा। या फिर मैं सबसे अच्छा उदाहरण यदि दूं तो यदि आपको गाना आता है तो ये नहीं कह सकते आपको बजाना नहीं आएगा, है ना। तो दिशा, यानी कि विकास की जो दिशा है वो बहुदिशात्मक होती है, यानी कि आपको बजाना भी आ सकता है और गाना भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको सेकंड पॉइंट याद रखना, कैसा है, बहुदिशात्मक होता है, ठीक है। और ये जीवन पर्यंत चलता है, ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है।
सो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं ऐसा आशा करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ से भी यदि आपने सीटेट का एग्जाम दिया हो या रीट का एग्जाम दिया हो, तो यहाँ से विकास के दिशा के सिद्धांत से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और खासकर सीटेट में तो इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। विकास की दिशा का सिद्धांतों को सामान्यतः दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला यहाँ पे है मस्कोद्मुखी सिद्धांत, है ना। पहले हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास करते हैं मस्कोद्मुखी सिद्धांत क्या है। ठीक है, क्या है मस्कोद्मुखी सिद्धांत। अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा, मस्को में होता है साथियों, मस्को से आपको याद रखना है मस्तिष्क से, है ना। यानी कि यहाँ पे बच्चे का जो विकास होगा कहाँ से होगा, मस्तिष्क यानी कि सिर से पैर की ओर होगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है ना। कहाँ से होगा, सिर से पैर की ओर। पहला एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इसमें जो बच्चे का जो विकास होता है वो कहाँ से होता है, सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया है क्या, दूरभूमि सिद्धांत। ये क्या होगा, दूरभूमि सिद्धांत। अब इसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। दूरभूमि सिद्धांत यानी कि ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कि मध्य से, अब यहाँ पे इसी के अपोजिट होगा। जो पहला मस्को अधोमुखी सिद्धांत में हमने क्या देखा था कि जो इसमें बच्चे का जो विकास हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, सिर से पैर की ओर हो रहा था। लेकिन इसी के अपोजिट देखना है आपको कि इसमें क्या होगा कि बच्चे का जो विकास होगा वो कहाँ से होगा, मध्य भाग से होगा, है ना। मध्य भाग से हाथ पैर या फिर सिर की ओर होगा। और जबकि मस्कोद्मुखी सिद्धांत में हमने देखा था कि जो इसमें बच्चे का जो विकास हो रहा था वो कहां से हो रहा था, सिर से पैर की ओर हो रहा था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं मध्य से, कहां से हो रहा है, मध्य से बाहर की ओर हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत हमने दो देखा, कौन कौन सा। पहला देखा हमने मस्कोद्मुखी सिद्धांत। मस्कोद्मुखी सिद्धांत, मस्को यानी कि मस्को से आपको क्या याद रखना है, मस्तिष्क से, है ना। यानी कि इसमें बच्चे का जो विकास जो होता है वो कहां से होता है, मस्तिष्क से पैरों की ओर होता है। ठीक है, जबकि सेकंड मैंने आपको बताया दूरभूमि सिद्धांत में कि इसमें बच्चे का जो विकास होता है मध्य से बाहर की ओर होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बता दिया है और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, जो कि मैं ऐसा आशा करता हूं कि विकास की दिशा का सिद्धांत से यदि अब आपको कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं साथियों निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्या, लगातार। ठीक है, क्या है, लगातार। ठीक है, ये क्या होता है साथियों, ये एक ऐसा विकास है, या हम कह सकते हैं ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि कभी नहीं रुकने वाली। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि ये जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक विकास होते रहता है। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे समझ रहे हैं निरंतरता का सिद्धांत। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि ये एक लगातार चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है जो कि कभी नहीं रुकती है, जीवन पर्यंत चलती है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि विकास की जो गति जो होती है ना, कभी धीमी होती है, कभी अधिक होती है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि विकास कैसा है, यानी कि जैसे जन्म से मृत्यु तक, यानी कि व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक विकास होते रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये कभी नहीं रुकने वाली है, यानी कि निरंतर चलती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कैसा निरंतर चलती है, यानी कि लगातार व्यक्ति का क्या होता है, विकास होता है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाँ, ये लगातार तो चलता है लेकिन कभी मंद, कभी क्या होगा, कभी मंद तो कभी क्या होगा, तेज होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। निरंतरता से आपको याद रखना है लगातार, यानी कि ये कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताया कि ये जीवन पर्यंत, यानी कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक व्यक्ति के अंदर में कुछ ना कुछ विकास होते रहता है। सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन कभी मंद होती है, कभी
तेज होती है। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर लेके चलता हूँ साथियों, और यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। और ये भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा या फिर यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। सो ये क्या है साथियों, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। सो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सो इसमें क्या होता है साथियों, विकास जो होता है ना सदैव कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सामान्य में हो गया साधारण, या हम कह सकते हैं सरल, है ना। पहले आपको क्या करना होगा, जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको पहले शब्दों का अर्थ को समझने का यदि आप प्रयास करते हो तो कहीं ना कहीं उसको आप बहुत ही अच्छे से परिभाषित कर पाओगे। जैसे सामान्य है यानी कि सरल, अब विशिष्ट हम क्या कह सकते हैं, कठिन, है ना, कठिन। सो इसमें क्या होगा कि इसमें विकास जो होता है ना सदैव कैसे होगा, सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। कैसे होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे उदाहरण दूं और यहाँ पे आप इमेज भी देख पा रहे हो, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, उठता है, फिर बैठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। अब यहाँ पे ये नहीं होगा कि बच्चा पहले दौड़ेगा फिर बैठेगा, है ना। सो ये कैसा एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी कि पहले सरल होता है, सरल से कैसे होगा, कठिन की ओर होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बच्चों में जो विकास जो होता है वो कैसे होता है, सो आपको याद रखना है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि सरल से कठिन की ओर होता है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आपसे सामान्य ना देकर सरल पूछा जा सकता है और विशिष्ट ना दिया हो और वहां पे कठिन पूछा जाए, तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो ये कैसी प्रक्रिया है, सरल से कठिन की ओर, या हम कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण आपको बताया था कुछ समय पहले, पहले होगा उठना, है ना, उठना, बैठना, फिर क्या होगा, चलना, फिर दौड़ना। यानी कि पहले बच्चा क्या करेगा, बच्चा उठना सीखेगा, है ना, उठने का विकास होगा, यानी कि उठना सीखेगा। उसके बाद में धीरे धीरे बच्चा बैठना सीखता है यहाँ पे, है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहले बच्चा उठा, है ना, इसके बाद में बैठना यहाँ पे शुरू करता है, बैठने के बाद में धीरे धीरे क्या करेगा, बच्चा चलना स्टार्ट करेगा, और चलने के बाद में क्या करेगा, वो धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये कैसे श्रृंखला है, यानी कि पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद उठना सीखेगा, उसके बाद में ही तो बैठेगा वो, है ना। तो ये कैसे एक सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ये है पूर्वानुमान का सिद्धांत। अब यहाँ पे भी आपको समझना ये है कि पूर्वानुमान मीन्स क्या होता है, पहले ही अनुमान लगाया जा चुका है। पूर्व मीन्स पहले, अनुमान मीन्स क्या होगा, अनुमान लगाना, है ना। तो इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत में क्या होगा कि इसमें पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास ज्यादातर किस दिशा में होगा। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम पे पहले ही पता लगा लिया जाता है कि बच्चे में विकास क्या होगा, यानी कि बच्चा आगे, यानी कि बड़ा होकर क्या बनेगा, डॉक्टर बन सकता है या वकील बन सकता है या फिर टीचर बनेगा। तो ये हम ये कह सकते हैं सिद्धांत के माध्यम से कि इसमें पहले ही पूर्वानुमान, यानी कि पहले ही अनुमान लगा दिया जाता है कि इसमें यानी कि आगे जाके बच्चों में विकास क्या होगा, है ना। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ, पूर्वानुमान यानी कि पहले क्या करना, अनुमान लगाना, ये क्या कहलाता है, पूर्वानुमान कहलाता है। और इसके कुछ उदाहरण भी मैंने बताया, जैसे कि कोई बच्चे जन्म लिया और उसी टाइम पे जो है बहुत सारे लोग जो है, या फिर हम कह सकते हैं जो मनोवैज्ञानिक है, वो लोग पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ बच्चा आगे जाके क्या बन सकता है, किस चीजों में ज्यादा जो है रुचि होगा, यानी किस क्षेत्र में ज्यादा विकास कर पाएगा। सो ये पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है। ठीक है, सो विकास का अनुमान लगाना क्या कहलाता है, पूर्वानुमान का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पॉइंट है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। अब यहां पे आपको समझना यह है व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्ति, उसके बाद में क्या है, गत का सिद्धांत। व्यक्ति मतलब स्वयं, है ना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति हम कह सकते हैं व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है साथियों कि बच्चों का जो विकास जो होता है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार चलता है। यानी कि किसी में विकास की जो गति जो होती है ना, कभी कम होती है, कभी अधिक होती है। ये भी एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, व्यक्तिगत यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, हम कह सकते हैं क्या, प्रत्येक व्यक्ति। सो प्रत्येक व्यक्ति में विकास की जो गति जो होती है ना, अलग अलग होती है ना। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि विकास की जो गति जो है कभी किसी में तेज होता है, कभी किसी में अधिक होता है। जैसे कि आप स्कूल में बैठे हो या फिर आप जो है आप पढ़ा रहे हो और वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आ रहा होगा कि उन बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पढ़ना आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको पढ़ना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, और
यदि हम एज देखें तो लगभग 5 वर्ष के दोनों बच्चे हैं, यानी कि सभी लगभग कुछ बच्चे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ बच्चों को आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे विकास कैसे होता है, प्रत्येक व्यक्ति में विकास की जो गति होती है कभी तेज होती है, कभी किसी में तेज होती है, किसी में मंद होती है। यानी कि कोई बच्चा 4 वर्ष में भी पढ़ना सीख लेता है और कोई बच्चा जो है 6 वर्ष में भी नहीं पढ़ना सीख पाता है। सो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे विकास की जो गति है कभी तेज, यानी कि किसी में मंद होती है, किसी में तेज होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, और ये है एकीकरण का सिद्धांत। अब यहाँ पे आपको ये समझना है एकीकरण का सिद्धांत क्या है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूं साथियों एकीकरण का सिद्धांत की, तो इसमें बच्चे में क्या होगा, एकीकरण के गुण पाए जाते हैं। जैसे जब हम किसी कार्य को करते हैं या किसी कार्य को करने के लिए अपने हाथ पैर एक साथ मिलाकर कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो बच्चा है वो अपने हाथों को, यानी कि हाथों के सभी उंगलियों को एक साथ कर वो क्या कर रहा है, अपने आंखों को बंद कर रहा है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एकीकरण में एक साथ मिलाना, एकीकरण है ना, एकीकरण का सिद्धांत, तो एक साथ मिलाना। यदि मैं यहाँ पे कहूँ एकीकरण को, तो प्रत्येक बच्चे में एकीकरण के गुण पाए जाते हैं। कैसे, यदि हम कह सकते हैं कि जब हम किसी कार्य को करते हैं ना, या बच्चा कोई कार्य को करता है, तो पूरे अपने हाथ पैर, छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, वो पूरे किसी वस्तु को यदि उसको पकड़ना है तो वो क्या करेगा, अपने हाथों को भी और पैरों को भी यानी कि एक साथ मिलाकर पकड़ने का प्रयास करता है। सो बच्चों में क्या होता है, एकीकरण के गुण होते हैं। पहला तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, बच्चों में यह गुण पाया जाता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यदि हम किसी वस्तु या किसी कार्य को करने के लिए सभी अंगों का उपयोग यदि कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एकीकरण का सिद्धांत कहलाएगा। लेकिन हम बाल विकास को पढ़ रहे हैं, तो इसमें यदि कोई बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए वो सभी अंगों का उपयोग कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में वर्तुलाकार बनाम या फिर रेखीय प्रगति का सिद्धांत। यदि आपने कुछ टेस्ट कर रहा हूं साथियों, यदि आपने कुछ टेस्ट लगाया होगा जो है सीडीपी के, तो इस क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, जो कि काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीडीपी का, जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, वर्तुलाकार बनाम या फिर रेखीय प्रगति का सिद्धांत। अब यहाँ पे दो अलग अलग शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, वर्तुलाकार बनाम या फिर रेखीय प्रगति का सिद्धांत। सो आपको ये याद रखना है कि जो बच्चों में जो विकास जो होता है ना, सीधा रेखा में नहीं, यानी कि सीधी रेखा में नहीं होता है। यानी कि बच्चा, यदि बच्चे में विकास हो रहा है, यानी कि पढ़ने में तेज है, तो ये नहीं कह सकते कि बच्चे मतलब एकदम से तेज ही रहेगा। सो बच्चे में विकास की जो गति जो होती है ना, कभी तेज भी होती है और कभी मंद होती है। यानी कि जैसे जैसे एज, जैसे बच्चा छोटा रहता है, बचपन में तो आप सभी को पता है कि बच्चों का जो विकास जो होता है ना कहीं काफी तेज होता है, क्योंकि उसी माध्यम से बच्चा जो है जिस क्षेत्र में जाता है या जिस माहौल में ढलता है, उसी माहौल को क्या करने लगता है, ग्रहण करने लगता है। यानी उनका विकास होने लगता है बच्चों में, उस लैंग्वेज यानी कि उसके इर्द गिर्द जैसा समाज होगा, उसी समाज के अकॉर्डिंग वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और ये उनका अनुकरण करता है। सो ये कैसा है, एक स्पीड है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे तेज, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगा और बढ़ने के बाद में एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें कि बच्चे की जो सीखने की जो क्षमता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और इस प्रकार से, जिस प्रकार से स्टार्ट में तेज होती है, वैसे ही धीरे धीरे मंद होने लगती है। सो हम ये नहीं कह सकते कि सीखने की जो गति जो होती है वो एकदम से तेज ही रहेगी। यानी कि कोई बच्चा यानी कि कोई बच्चा बचपन में बहुत तेज है तो वो आगे जाके या बुढ़ापे तक तेज ही रहेगा, ये नहीं कहा जा सकता है ना। सो ये कैसा है, कभी मंद होता है, कभी तेज होता है। सो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये कैसा है, रेखीय नहीं होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार यानी कि वर्तुलाकार गति कभी धीमी तो कभी तेज होता है ना। यानी कि ये सीधा नहीं होगा, रेखा एक रेखी नहीं होगा। हाँ, कभी मंद होगा, कभी तेज होगा, कभी मंद होगा, कभी तेज होगा, ये हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट कई बार पूछे जा चुके हैं आपसे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इनको दोनों को याद रखना है, जिसमें कि आप इमेज भी देख पा रहे होंगे। हाँ, ये क्लास में मैंने इमेज बहुत कम लिया है, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को समझाने पे ज्यादा यहाँ पे फोकस किया है। और यदि आपने इस क्लास को हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास किया होगा दोस्तों, तो आपको कोई भी पॉइंट से डाउट नहीं रहेगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और लास्ट पॉइंट है बाल विकास का सिद्धांत का, जिससे भी बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, अंतर मीन्स दो वस्तुओं के बीच में अंतर। यदि हम साइंस या फिर कोई अलग भाषा में कहे, तो यदि हम बाल विकास में कहे, तो इसमें क्या होता है कि शारीरिक हो या बौद्धिक हो या संवेगात्मक हो, इनका अंतर संबंधित परस्पर निर्भर, यानी कि ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मैंने क्या बोल दिया, शारीरिक हो, शारीरिक बौद्धिक संवेगात्मक,
ये तीनों जो है अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सो इनको भी मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूं। शारीरिक हो, ठीक है, शारीरिक या फिर बौद्धिक या संवेगात्मक, ठीक है, क्या है, संवेगात्मक। ये तीनों क्या होते हैं साथियों, ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा अंतर संबंधित क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ऐसे ही क्लासेस यदि आप चाहते हो तो कमेंट्स कीजिएगा और ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस आपको इसी चैनल में देखने को मिलेंगे, जिसका सीडीपी के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे क्लासेस आपको देखने को मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है साथियों कि ये पूरे क्लासेस आपको नोट्स पे आधार पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।